5 नवंबर 2005 की सुबह जब सूरज निकल रहा था, सीबॉन स्पिरिट नाम की एक लग्जरी क्रूज शिप जो 440 फीट लंबी और 10,000 टन की थी, ये 150 पैसेंजर्स को लेकर अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट से मोम्बासा केनिया अपने 16 दिन के टूर पर जा रही थी। उस वक्त इस क्रूज शिप के पैसेंजर्स को अचानक ग्रेनेड और गोलियों की आवाज़ नजर आया। तब ये शिप अफ्रीका के हॉर्न के पास सोमालिया के किनारे थी। 2 स्पीड बोट शिप की तरफ तेजी से आ रही थी। उनमें से एक बोट वेसल पे हेवी फायरिंग कर रही थी। वहीं पे दूसरी तरफ पायरेट्स अपनी छोटी बोट में से शिप पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। इस डेंजर सिचुएशन में भी सारे के सारे 150 पैसेंजर सेफ रहे। पर कैसे? क्रूज शिप ने अपने आप को इन सी पायरेट से कैसे बचाया? सोचो कि आप एक क्रूज शिप पर हो और पायरेट्स आप पर अचानक हमला कर देते हैं। एक मूवी का सीन लगता है ना? सरप्राइजिंगली ऐसे हमले के दौरान भी पैसेंजर्स को उतना खतरा नहीं होता जितना कि आप सोच रहे हो। इसका एक बड़ा कारण है कि पायरेट शिप पर मौजूद लोगों में नहीं बल्कि कुछ और चीजों में इंटरेस्टेड होते हैं, जैसे कि गुड्स, वैल्यूएबल थिंग्स एंड मनी। इसलिए उनका निशाना कंटेनर या कार्गो शिप होते हैं, वैकेशन पे मनाने लोगों से भरे क्रूज शिप नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि सी पायरेसी कंप्लीटली सेफ होती है। 2021 में ऐसे ही अटैक में एक क्रू मेंबर मारा गया था और 4 इंजर्ड भी हुए थे। ये हमले उन जगहों पर ज्यादा होते हैं जो सी पायरेट्स के लिए फायदेमंद साबित होते हैं, जैसे कि पॉपुलेटेड रूट जहां इन्हें इकोनॉमिक बेनिफिट की अपॉर्चुनिटी ज्यादा दिखती है, लाइक गल्फ ऑफ जोनिया, सोमालिया कोस्ट, सिंगापुर स्टेट, साउथ चाइना सी, स्टेट ऑफ मलाक्का, सुलू एंड सेलेबेस सी, वाटर ऑफ वेनेजुला, साउथर्न कैरिबियन एंड वाटर ऑफ पेरू। वैसे तो पायरेसी दुनिया में कहीं भी हो सकती है, लेकिन ये उन जगहों पर पनपता है जहां लोगों को सर्वाइव करने के अवसर कम होते हैं, एजुकेशन लिमिटेड होता है और गवर्नमेंट लॉज को मजबूती से लागू करने में कैपेबल नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल सोमालिया एक समय पर दुनिया की सबसे खतरनाक सी पायरेसी की जगह थी, खासकर 1990 से लेकर 2010 तक। लेकिन यूनाइटेड नेशंस की अगुवाई में और ग्लोबल प्राइवेसी की वजह से वहां पर अटैक सिग्निफिकेंटली कम हुए। कई सारे कंट्रीज ने पायरेसी को इलीगल डिक्लेयर करके और पकड़े गए लोगों को सजा देके साथ ही साथ ऐसे की एरियाज में आर्म शिप बेचकर ट्रेडिंग वेसल को ऐसे क्रिमिनल से प्रोटेक्ट करने का काम किया। कहानी में ट्विस्ट तब आया जब सालों की गिरावट के बाद 2020 में कोविड-19 महामारी के बीच सी पायरेसी में ग्रोथ देखी गई थी। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और पायरेसी से लड़ने के लिए गवर्नमेंट्स के पास कम रिसोर्सेज होने की वजह से इन हमलों में ज़्यादा ग्रोथ देखी गई थी। लेकिन 2021 तक कंट्रोल वापस गवर्नमेंट के पास आया, जिसकी वजह से पायरेट अटैक्स की संख्या आज तक कम देखी गई है। पायरेसी के मेन हॉटस्पॉट है इंडोनेशिया, मलेशिया एंड सोमालिया। 2022 में पायरेसी का मेन हॉटस्पॉट था सिंगापुर स्टेट। यही नहीं, 1995 से लेकर 2013 तक 41% पायरेट अटैक्स साउथ ईस्ट एशिया में हुए थे। तब इनमें से एक एरिया ऐसा था जो इनसे अलग था, वो था सोमालिया स्टेट। 2011 में सोमालियन पायरेट्स ने इंडियन ओशन, रेड सी, गल्फ ऑफ अदेन इन जगहों पर करीबन 212 अटैक्स किए थे, जिसके वजह से वर्ल्ड को लगभग $18 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा था। ये पायरेट सोमालियन कोस्ट से 1000 नॉटिकल माइल्स यानी करीबन 1850 किलोमीटर दूर तक के शिप्स को हाईजैक करने में नहीं हिचकिचाते थे और शिप को हाईजैक करने के बाद शिप और क्रू मेंबर्स के बदले पैसों की डिमांड करते थे। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग सोमालियन पायरेट्स ने 2005 से लेकर 2012 के बीच $400 मिलियन से ज़्यादा रिसीव किए थे। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वर्ल्ड की नेवीज ने एंटी पायरेसी नेवल मिशन करके और शिपिंग कंपनीज के सेल्फ प्रोटेक्शन मेजर के वजह से सोमालियन पायरेसी सिग्निफिकेंटली कम हुई। अभी रिसेंट ईयर्स में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने पायरेसी को कॉम्बैट करने के लिए एक रिजोल्यूशन एडप्ट किया था। इतना करने के बाद भी पायरेसी थ्रेट पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज होता है कि पायरेट्स अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर शिप्स को क्यों टारगेट करते हैं। अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि पायरेट्स के लिए तो एक एडवेंचर होगा, राइट? बट वेट, गलत है। इनका ऐसे करने का रीजन है पॉवर्टी, लॉलेसनेस और लिमिटेड एजुकेशन। 1991 से पहले सोमालिया के लोकल फिशरमैन सी फिशिंग करके उनकी फैमिली और उनकी कम्युनिटीज के साथ सोमालिया के किनारे पीसफुली रह रहे थे। लेकिन सब कुछ बदल गया जब 1991 में सोमालिया की गवर्नमेंट गिर गई। गवर्नमेंट ना होने की वजह से सोमालिया के कोस्ट लाइन पर नजर रखने वाला कोई नहीं था। इसी का फायदा उठाने के लिए फॉरेन शिप्स इन इनसिक्योर एरियाज में घुस गई और वहाँ की मछलियाँ चुरा के ले जाने लगी। इससे भी बुरा तब हुआ जब फॉरेनर्स यहाँ पर पॉइजनस फिश डालकर यहाँ का पानी और यहाँ की मछलियों को खराब करने लगी। इसकी वजह से यहाँ के लोकल फिशरमैन और उनकी फैमिली की लाइफ और हार्ड हो गई। इसी को काउंटर करने के लिए इन्हीं लोकल फिशरमैन ने ग्रुप फॉर्म करके उनके इसी एरिया को प्रोटेक्ट करने का डिसाइड किया। ये फिशरमैन इन फॉरेन वेसल से फिशिंग करने के लिए फीस लेते थे और कुछ गलत करने पर फॉरेन वेसल से फाइन लेते थे। इन शॉर्ट, ये लोकल फिशरमैन एक तरह से कोस्ट गार्ड का रोल प्ले कर रहे थे। बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया, इन्हीं में से कुछ लोगों को लगा कि हम इन्हीं फॉरेन वेसल से बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। इस तरह से इनका एक कोस्टल एरिया प्रोटेक्ट करने का मिशन कुछ दूसरे ही मिशन में कन्वर्ट हो गया, जो था पायरेसी। पायरेट्स प्राइमरली कार्गो शिप, टैंकर्स या फिशिंग वेसल्स को टारगेट करना प्रेफर करते हैं, ना कि पैसेंजर शिप। पर क्यों? पैसेंजर शिप को टारगेट करके तो ये हर पैसेंजर से मिलियंस ऑफ डॉलर कमा सकते हैं, राइट?
इसका पहला रीजन है क्रूज शिप की एंटी क्लाइमेबल वॉल। ये पायरेट्स के लिए बहुत बड़ा फिजिकल बैरियर होती है। इस वॉल के स्लिपरी सरफेस की वजह से पायरेट शिप पर आसानी से नहीं चढ़ पाते। सेकेंड इज अ सर्विलेंस सिस्टम लाइक सोनार, रडार और कैमरास शिप के डिफेंस में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इनकी वजह से शिप के क्रू को दूर से ही पायरेट्स का पता लग जाता है, जिसकी वजह से शिप के क्रू को रिएक्ट करने का टाइम मिल जाता है। थर्ड इज द सेफ रूम्स। इन सेफ रूम्स की वजह से पायरेट्स को पैसेंजर्स को टारगेट करने का मौका नहीं मिलता। ये सेफ रूम शिप में लास्ट स्टेज ऑफ डिफेंस का काम करती है। आपने कभी सोनिक कैनन के बारे में सुना है? ये डिवाइसेस डिसओरिएंटिंग हाई पिच साउंड इमिट करते हैं, जिसकी वजह से पायरेट्स शिप के ज़्यादा पास नहीं आते। एंटी पायरेसी हॉसेस ये ऑलमोस्ट सभी टाइप्स ऑफ शिप्स में इंस्टॉल किए जाते हैं। ये शिप्स के बाहर हाई प्रेशर वाटर स्प्रे करते हैं, जिसकी वजह से शिप के आसपास स्लिपरी और डिस्टर्बिंग इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। ये पायरेट्स के अगेंस्ट एज अ प्राइमरी डिफेंस यूज किया जाता है। इसी डिफेंस के कुछ ड्रॉबैक्स थे। इन्हीं ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए एक अलग डिफेंस सिस्टम डिजाइन किया गया, जिसका नाम है पी ट्रैप। इसमें पायरेट शिप के पास आने पर इस सिस्टम द्वारा 10 लाइन पानी में छोड़ी जाती है। ये बेसिकली पायरेट्स की बोट इंजन को ब्लॉक करने का काम करती है। यही कुछ इनोवेटिव टेक्निक्स थे जो पायरेट्स को कंट्रोल करने के लिए यूज किए जाते हैं। अगर ऐसा अटैक हुआ भी तो मोस्ट ऑफ द शिप्स के पास डिटेक्शन से लेकर रिस्पॉन्स इवन लीगल एक्शन तक का प्रीसाइज प्लान होता है, जिसमें सर्वेलेंस सिस्टम क्रू शिप की तरफ आते हुए पायरेट वेसल को स्पॉट और आइडेंटिफाई करती है। इसके बाद पायरेट वेसल कंफर्म होने के बाद शिप क्रू स्विफ्टली पैसेंजर्स और अदर क्रू मेंबर्स से कम्युनिकेट करके उनको अलर्ट देते हैं। इमरजेंसी प्रोटोकॉल भेजे जाते हैं, पैसेंजर्स को सेफ एरिया में भेजा जाता है और उसके बाद वेल ट्रेन सिक्योरिटी पर्सनल्स को पोटेंशियल हॉटस्पॉट पे मोबिलाइज किया जाता है। इनके लिए पैसेंजर सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। पैरेलली मरीन टाइम अथॉरिटीज से कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करके उनको रियल टाइम अपडेट दिए जाते हैं और पायरेट्स को पकड़ने के बाद उन पर लीगल एक्शन ली जाती है और उनको पनिश किया जाता है। हर कंट्री में उस कंट्री के लॉ के अकॉर्डिंग पायरेट्स को पनिश किया जाता है। 2004 से लेकर 2009 तक मोर देन 40% कोस्टल कंट्रीज ने एटलीस्ट वन पायरेसी अटैक को एक्सपीरियंस किया था। ऐसे पायरेट अटैक्स की वजह से ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसिव हो जाता है। फॉर एग्जांपल 3 दिसंबर 2019 को नाइजीरिया के पास एक ऑयल शिप से 18 इंडियंस को किडनैप किया गया था, जिन्हें नेगोशिएशन के बाद 2020 में रिलीज किया गया था। ऐसे पायरेट अटैक्स सच में बहुत बड़े प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्योंकि जो चीज़ें हम बाय और सेल करते हैं वो मोस्टली समुद्र से ही ट्रैवल होके आते हैं। अब सोमालिया की बढ़ती पायरेसी और गल्फ ऑफ अदन में हो रहे फ्रीक्वेंट अटैक्स ने कई सारी इंटरनेशनल कम्युनिटीज को नए लॉस बनाने पर मजबूर किया, जिनमें से एक था इंडिया। उस वक्त सी पायरेसी ह्यूमन लाइफ, सी ट्रेड और बिजनेसेस को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट कर रही थी। 1982 से पहले समुद्र को लेकर कोई भी रूल नहीं था, जिसकी वजह से कई बार कंट्रीज के बीच कंफ्यूजन और डिसएग्रीमेंट होते थे। इसी को टैकल करने के लिए एक सेट ऑफ रूल बनाए गए, जिसे हम यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी यानी यूएन क्लॉज भी बोलते हैं। इस यूएन क्लॉज की वजह से बहुत सारी चीजें फिक्स हुई, जैसे कि क्लियर रूल फॉर द शिपिंग, फिशिंग एंड यूजिंग अंडर वाटर रिसोर्सेज, ड्रॉइंग लाइन्स ऑन द सी, कीपिंग पीस, प्रोटेक्टिंग ओशियन, सपोर्टिंग साइंस। अब ये यूएन क्लॉज टॉक्स अबाउट ओपन सी में पायरेट्स से डील करने की पावर किस कंट्री के पास होनी चाहिए। इसमें कहा गया था कि कंट्रीज ने मिलकर पायरेट्स को पकड़ना और उनको सजा देनी चाहिए। अब यहाँ पर पायरेट्स को पकड़ के सजा देना थोड़ा ट्रिकी हो जाता था, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट्स भी ऐसे पायरेसी केसेस को हैंडल नहीं करती थी। इसीलिए पायरेसी को स्टॉप करने की सीरियसनेस को दिखाने के लिए इंडिया ने दिसंबर 2019 में एंटी मरीन टाइम पायरेसी बिल को संसद के निम्न सदन में पेश किया। This bill would provide an effective legal instrument to combat maritime piracy. इस बिल में पायरेट्स को 2 तरह से पनिश करने की बात की गई है, जिसमें से इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और डेथ। दुनिया का सबसे बिजिएस्ट सी पाथ है मलेशिया स्ट्रेट। यहाँ पर भी पायरेट्स अटैक करते हैं, जिसकी वजह से किसी चीज को दूसरी जगह भेजना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। अब यहाँ पे मलेशिया और उसकी नेबर कंट्री लाइक इंडोनेशिया अदर कंट्रीज की मदद से यहाँ के कोस्टल एरियाज को प्रोटेक्ट करना चाहती है। बट पायरेसी का मतलब सिर्फ चोरी नहीं होता है, ये मरीन टाइम टेररिज्म जैसा कुछ डेंजर भी हो सकता है। बहुत सारी कंट्री जो रिसोर्सेज के बारे में रीच है, वो भी अपनी वेल्थ को एंजॉय नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ पायरेसी। इंटरनेशनल रूल्स होने के बावजूद देयर आर स्टिल मेनी चैलेंजेस एंड डिसएग्रीमेंट ऑन हाउ टू डू इट बेस्ट। अब इस एंटी पायरेसी बिल की वजह से इंडिया अपनी तरीके से ओपन सी में पायरेट्स को काउंटर कर सकता है। गल्फ ऑफ अदेन और सोमालिया यहाँ पर पायरेसी का बहुत बड़ा कारण है। यहाँ की गवर्नमेंट बहुत टाइम से यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं है, जिसके रिजल्ट में यहाँ से जाने वाले हर शिप पर अटैक होते हैं और उसकी वजह से ये पायरेसी का बहुत बड़ा हॉटस्पॉट बन गया है। पायरेसी से भी एक टाइम पे बचा जा सकता है, बट एक ऐसा ह्यूमन एनिमी जो साइलेंटली ग्रो रहा है या शायद ग्रो किया जा रहा है, इससे बचना मुश्किल है, क्योंकि ये दुनिया खत्म करने का पोटेंशियल रखता है, जिसका नाम है डिसीज एक्स। इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, आप इस आई बटन पर क्लिक करके आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। आपको ये वीडियो कैसे लगी लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी हैप्पी, जय हिंद।